नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है दोस्तों। इस क्लास में हम आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न का 100% एक्यूरेट आंसर के साथ एनालिसिस कराएँगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। यहाँ से आप लोग लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों का आज की सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है, वो लोग पेपर देने के बाद उनको जितने भी क्वेश्चन याद रहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेज दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेज दीजिएगा ताकि जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्जाम है उनको वीडियो के माध्यम से समझाया जा सके और सही जानकारी दी जा सके। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किसने किया? तो भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके हम फैक्ट देख लेते हैं। इसका फैक्ट जो है वो विक्रम-1 जो है वो स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया। किसने? स्काई रूट ने विकसित किया है। यह भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल है। ठीक है, यह क्या है? भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। ठीक है, और इसमें 3 स्टेज रॉकेट सिस्टम का उपयोग किया गया है। कितने सिस्टम का? 3 स्टेज रॉकेट सिस्टम का उपयोग किया गया है। यह छोटे सैटेलाइट लॉन्च के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह छोटे-छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इनका नाम किस पर रखा गया है? तो इसका नाम जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। सितंबर 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो सितंबर 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है श्रीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति की गई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। इसके फैक्ट देख लेते हैं, फैक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीश चंद्र मुर्मू पहले सीएजी रह चुके हैं या नहीं रह चुके हैं, तो आपको बताना है हाँ, वो पहले सीएजी रह चुके हैं और वे गुजरात के आईएएस भी रह चुके हैं। और उनके कार्यक्षेत्र में जो है बैंकिंग, रेगुलेशन, निरीक्षण और प्रबंधन शामिल होगा। वे वित्तीय स्थिरता बोर्ड के कई पैनलों में शामिल रहेंगे और नियुक्ति अवधि आमतौर 3 वर्ष की होती है सीएजी की। और आरबीआई में अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आईपीएल 2025 में किस बल्लेबाज ने एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक शर्मा जी ने। आईपीएल में 2025 में अभिषेक शर्मा जी जो रहे वो सर्वाधिक रन बनाए थे। ठीक है, और अभिषेक शर्मा सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते थे। ठीक है, 2025 के सीजन में उनकी स्ट्राइक रेट लीग में सबसे तेज रही। उन्होंने अपनी पारी में कई छक्के लगाए। सीजन का टॉप हिटिंग रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। उनकी पारी के बाद एसआरएच के पॉइंट्स टेबल में बड़ा सुधार हुआ। ठीक है, आईपीएल इतिहास में युवा खिलाड़ी द्वारा किए गए बड़े स्कोर में यह शामिल हो गए। 2025 में ऑरेंज कैप रेस में वह काफ़ी ऊपर रहे। अभिषेक शर्मा को भारत की टी20 रैंक में भी चर्चा मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के 16वें वित्त आयोग का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया के द्वारा। ठीक है, अरविंद पनगड़िया के द्वारा जो है नेतृत्व किया जा रहा है इसका। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन जो है अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। और 16वां वित्त आयोग 2025 से 30 तक की अवधि के लिए है। वित्त संसाधनों के बंटवारों की सिफारिश करेगा। चेयरमैन अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और वित्त आयोग हर 5 वर्ष पर गठित किया जाता है। यह संवैधानिक निकाय है। यह केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण का फार्मूला तय करता है। आयोग अनुदान, कर वितरण और वित्तीय समायोजन का सुझाव देता है। 16वां वित्त आयोग 2026 से 27 से लागू सिफारिशें देगा। ठीक है, 16वां वित्त आयोग जो है 2026 और 27 से लागू सिफारिशें देगा।
यह आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है। ठीक है, यह आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है। फैक्ट याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, वरुणा नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच होता है? तो वरुणा नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्रांस। इसके फैक्ट देख लेते हैं। वरुणा भारत का प्रमुख केंद्रीय सैन्य अभ्यास है जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास पहली बार 1993 में शुरू किया गया था। यह फैक्ट याद रखना कि पहली बार कब शुरू किया गया था, तो ये 1993 में शुरू किया गया था। 2001 में इसका नाम आधिकारिक रूप से वरुणा रखा गया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाना है। ठीक है, यह अभ्यास हिंद महासागर के क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन जैव विविधता और जलवायु सुधार 2025 राज्य रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम को मिला। इसका फैक्ट देख लेते हैं। विभिन्न पर्यावरणीय सूचांकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण मिजोरम पहले स्थान पर रहा। मिजोरम के पास उत्तर पूर्व का सबसे समृद्ध हरित क्रांति क्षेत्र है। यहाँ का जंगल आवरण राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। राज्य में जनजातीय समुदाय वन संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हैं। जैव विविधता की कई दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। जलवायु संरक्षण कार्यक्रम की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। कार्बन शोषण क्षमता से अधिक है। मिजोरम पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में मॉडल स्टेट माना जाता है। ये इसके फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 29 मार्च 2025 को द 10 ट्रैक फेस्टिवल में 10,000 मीटर दौड़ के दौरान 27 मिनट 22 सेकंड का नया भारतीय रिकॉर्ड किस धावक ने स्थापित किया? ठीक है, तो यह रिकॉर्ड जो है गुलवीर सिंह ने कायम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में 27.02 समय निकाला। यह समय पिछले भारतीय रिकॉर्ड से बेहतर है। द 10 ट्रैक फेस्टिवल यूएस में आयोजित होता है। यह रिकॉर्ड 29 मार्च 2025 को बना। पूछा जाए क्वेश्चन कि यह रिकॉर्ड कब बना, तो यह रिकॉर्ड 29 मार्च 2025 को बना। गुलवीर सिंह लंबी दूरी के धावक हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय रेसों में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उन्हें ओलंपिक क्वालिफिकेशन के करीब ले गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2024-25 के राष्ट्र घोषित अर्जुन पुरस्कारों में बॉक्सिंग श्रेणी के लिए किस भारतीय मुक्केबाज का चयन किया गया? तो 2024-25 के राष्ट्रीय घोषित अर्जुन पुरस्कारों बॉक्सिंग में जो है वो स्वीटी बुरा को चयन किया गया। ठीक है, स्वीटी बुरा का चयन किया गया। ये जो पुरस्कार जो हैं राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, तो आप लोग जिनका आगे एग्जाम है वो लोग अर्जुन पुरस्कार से क्वेश्चन ज़्यादा तैयार करके जाएं। इसका फैक्ट देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आगे आने की संभावना रहेगी। स्वीटी बोरा वर्तमान विश्व चैंपियन है वो 2023 की। वे 21 किलोग्राम श्रेणी की महिला बॉक्सर हैं। उनका खेल करियर 2009 से शुरू हुआ। वे हरियाणा से आती हैं। 2024-25 में अर्जुन अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। कई एशियाई और विश्व प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। उनके चयन का मुख्य आधार लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2025 के आदेश के अनुसार सिविल जज जूनियर डिवीजन पद हेतु न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस अनुभव कितने वर्ष अनिवार्य किया गया? तो यह अनुभव जो है अनिवार्य किया गया था 3 वर्ष के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पुराने नियम को बहाल करते हुए 3 वर्ष का अनिवार्य अनुभव दोबारा लागू किया गया। इसके और फैक्ट जो हैं, यह निर्णय न्यायपालिका में योग्य वकीलों की नियुक्ति सुनिश्चित करने को लेकर है। पूर्व में कई राज्यों ने इस अनुभव को हटाया था। आदेश के बाद सभी राज्यों का नियम संशोधित करने को कहा गया। इससे नई भर्ती प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ा। 3 वर्ष प्रैक्टिस से उम्मीदवारों का कोर्ट वर्क अनुभव बढ़ता है। यह निर्णय कानूनी शिक्षा प्लस वास्तविक कोर्ट अनुभवों दोनों पर आधारित है और आदेश 2025 के बाद होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह आदेश कब से लागू होगा? तो यह आदेश जो है 2025 के बाद जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें लागू होगा, कोर्ट वाली। अगला क्वेश्चन ये है कि जेंडर
जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में दुनिया में पहला स्थान किस देश को मिला? फर्स्ट पोजीशन किस देश को मिला? तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो आइसलैंड को मिला। ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड। आइसलैंड लगातार 15 वर्षों से शीर्ष पर है। क्वेश्चन पूछा जाए आइसलैंड कितने वर्षों से शीर्ष पर है, तो 15 वर्षों से। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि यह जो रिपोर्ट है कौन तैयार करता है, तो आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। सूचांक में 4 क्षेत्र शामिल हैं: इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिक्स। इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिक्स शामिल हैं। ठीक है। नॉर्डिक देशों का प्रभुत्व रहता है। आइसलैंड में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत उच्च है और जेंडर पे गैप सबसे कम है। 2025 के रिपोर्ट में यह नंबर 1 रहा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जून 2025 में 3 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी वाले विशाल योग सत्र का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश में बना? तो जून 2025 में 3 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी वाले विशाल योग सत्र का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है वो बना है भारत का, इंडिया का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह आयोजन इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर हुआ। 3 लाख प्लस प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज की गई। यह अब तक का सबसे बड़ा योग सत्र माना गया। कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल थे। आयोजन कई राज्यों के सहयोग से हुआ। ठीक है। गिनीज टीम ने रिकॉर्ड की पुष्टि की। भारत योग के वैश्विक प्रचार में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गुजरात उपचुनाव 2025 में कड़ी विधानसभा सीट से किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की? तो वहां से जो है राजेंद्र चावड़ा ने जीत दर्ज की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राजेंद्र चावड़ा। गुजरात उपचुनाव 2025 में कड़ी विधानसभा सीट जो है वहां से राजेंद्र चावड़ा ने जीत दर्ज की। और इसके फैक्ट जो हैं, कड़ी सीट पर बीजेपी ने जीती, मतलब कड़ी सीट जो है बीजेपी के ही थे, उन्होंने जीता। ये विजेता जो हैं वो राजेंद्र चावड़ा जी हैं। कौन है? राजेंद्र चावड़ा जी हैं। और उन्होंने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया। गुजरात में विश्वास सीट आपने जीती। आप उम्मीदवार गोपाल इटेलिया थे। उपचुनाव 19 जून 2025 को हुआ। कुल 4 राज्यों की 5 सीटों पर मतदान हुआ था। 2025 का प्रतिष्ठित प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार किस वास्तुकार को प्रदान किया गया? तो यह जो मिला है ये लियू जैकुन को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लियू जैकिन। ठीक है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। 2025 विजेता लियू जैकुन चीन के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। वे आधुनिक और पर्यावरण संवेदी डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। पुरस्कार 1979 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार शुरुआत 1979 से दिया जा रहा है। ठीक है। और हयात फाउंडेशन इसे प्रदान करती है। हयात फाउंडेशन प्रदान करती है। पहले भारतीय विजेता जो थे वो बालकृष्ण दोषी थे, जिनको 2018 में मिला। यह विश्व वस्तु कला का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का प्रमुख विषय क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लाइमेट चेंज। इसके फैक्ट रहे, होस्ट देश जो था वह ब्राज़ील था और 2025 का मुख्य फोकस क्लाइमेट एक्शन था। और विश्व भर में कैंपेन चलाए गए थे और यूएनईपी इसका आयोजन करता है। और पहला वेट मतलब पहली बार इसको 1973 में मनाया गया था। और प्रतिवर्ष नया थीम घोषित किया जाता है। 2025 का फोकस ग्लोबल वार्मिंग रोकना था। इसके फैक्ट हैं, याद रखना, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था फार्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है? तो फार्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो HCOOH होता है। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट। फार्मिक एसिड को मेथोइक एसिड भी कहते हैं। यह सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कीटों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसकी गंध तीखी होती है। रासायनिक उद्योगों में इसे प्रयुक्त किया जाता है। HCOOH का इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसे पहली बार चींटियों से निकाला गया था। ठीक है। फॉर्मिका एंड निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक?
तो इसका सही जवाब जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड H से जुड़ा होता है। सोडियम कार्बोनेट का इनऑर्गेनिक साल्ट है और इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। और एल्कली मेटल कार्बोनेट कैटेगरी में आता है। Na मतलब सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, पानी में घुलनशील होता है। बाकी तीनों विकल्प कार्बनिक यौगिक हैं, यही एकमात्र नहीं था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये न्यूमेरिकल था, फिजिक्स का न्यूमेरिकल था ये, कि एक ब्लॉक में 20 न्यूटन का क्षैतिज बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है। ब्लॉक का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो प्रारंभिक चाल शून्य है, ठीक है। तो ब्लॉक की अंतिम चाल फाइनल वेलोसिटी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब जो है, जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे F बराबर m में त्वरण एक्सेलरेशन से निकालते हैं। फार्मूला होता है त्वरण बराबर F बराबर होता है m में, ठीक है। यहाँ से त्वरण निकालेंगे A बराबर हो जाएगा F बाई m, ठीक है। और m फोर्स दिया है 20 और आपका द्रव्यमान भी दिया है 4 kg, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तो आपको निकल आएगा त्वरण। और हमें निकालना क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। उसके बाद प्रारंभिक वेग u बराबर 0 ms होता है और समय t बराबर 5 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। और गति का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, गति का सूत्र होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर रख देंगे हम, v बराबर 0 हो जाएगा, v निकालेंगे, u बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि 0 होता है। और हमने a निकाल लिया है, त्वरण 5 है और टाइम भी 5 सेकंड दिया है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस पर इस फार्मूले रखो, आ जाएगा आंसर। यह सरल गति नियम न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है। यदि बल निरंतर रहता है तो गति रैखिक रूप में भी बढ़ती है, ये इसके कुछ फैक्ट थे। फार्मूला इसी फार्मूले में रखना है, ये फार्मूला मेन फार्मूला ये है, v बराबर u प्लस at। तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकाल लेंगे a, त्वरण निकाल लेंगे, त्वरण निकालने के बाद हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे, इसमें गति के फार्मूले में, और आ जाएगा हमारा, ठीक है, हमारी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक वेग जो होता है 0 होता है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अम्लीय विलयन एसिडिक सॉल्यूशन की पहचान का संकेत क्या होता है, ये ऑप्शन है आपके 4। तो इसकी मेन पहचान जो होती है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। ब्लू लिटमस टर्म रेड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन में H+ आयन अधिक होते हैं। नीले लिटमस पेपर को H+ आयन के कारण लाल हो जाते हैं। पीएच मान इसका कितना होता है, 7 से कम होना भी अम्लीय दर्शाता है। और आम उदाहरण जो होता है HCl होता है, H2SO4, ठीक है, तेजाब और HCl होता है। अम्ल जल में घुसकर विद्युत प्रभावित कर सकते हैं और अम्ल धातु के साथ H2 गैस छोड़ते हैं। नीला लिटमस लाल में बदलना सबसे सामान्य पहचान है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रोलिटिक परिष्करण में अशुद्ध धातु 30 इलेक्ट्रोड से घुलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपके ऑप्शन 4 थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनोड, ठीक है। एनोड में अशुद्ध धातु रखी जाती है, विद्युत प्रभाव एनोड से कैथोड की ओर जाता है, धातु आयन के रूप में घुलकर कैथोड पर जमा होती है, अशुद्धियां एनोड तल पर बचती हैं। प्रक्रिया शुद्ध धातु कॉपर सिल्वर के लिए होती है, इसे वाणिज्य धातु परिष्करण कहा जाता है। यह उच्च शुद्धता प्राप्त करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में कौन सा यौगिक कार्बनिक नहीं है, विच इज द फॉलोइंग नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। और कार्बनिक यौगिक मुख्यतः कार्बन पर आधारित होते हैं, और C2H5OH, CH4 और CH3COOH सभी कार्बनिक यौगिक हैं। Na2CO3 एक अकार्बनिक लवण है, यह धातु और कार्बोनेट आयनों से बना होता है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक उद्योगों में प्रयोग होता है, ठीक है। इसका उपयोग साबुन और कागज उत्पादन में किया जाता है, इसके फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संभाव्यता को कौन सी विशेषता हमेशा अलग होती है, संभाव्यता की कौन सी विशेषता हमेशा अलग होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक संख्या, न्यूक्लियर नंबर। क्योंकि
जो नाभिक होता है, आइसोबार्स का द्रव्यमान जो होता है समान होता है, नाभिक संख्या जेड अलग होती है और इसलिए परमाणु संख्या और रासायनिक गुण बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए आर्गन का 40 होता है और सीए का आर्गन का 40 होता है और कैल्शियम का जो होता है 40 होता है, दोनों के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संख्या न्यूट्रॉन परमाणु संख्या के बराबर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संख्या न्यूट्रॉन के परमाणु संख्या बराबर होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया जेड पर निर्भर करती हैं, द्रव्यमान पर, एक प्रमुख क्रमांक पर, ठीक है, नाभिक संख्या पर। और आइसोबार में न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती हैं, इसके फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये फिजिक्स से था और न्यूमेरिकल था। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस जो है ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। फार्मूला ये लगेगा, देख लीजिए जरा। अवतल दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है हाफ 1/v प्लस 1/u, ठीक है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ठीक है। तो f बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, u बराबर दिया है -30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने वाला। इस फार्मूले में जब रखेंगे, ठीक है, तो 1/10 आ जाएगा। फार्मूला करेंगे तो इसका v बराबर 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। हालांकि ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 30 सेंटीमीटर। बट ऑप्शन में दिया नहीं है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो ऑप्शन में होता तो इसका 10 आता आंसर, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आंसर 10 होना चाहिए, ठीक है, 10। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 10 आ रहा है इस फार्मूले से। फिलहाल आप लोग इसको एक बार अपनी ओर से देख लेना। क्वेश्चन ये पूरा देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। 10 आना चाहिए आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समान गति यूनिफॉर्म मोशन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म मोशन? तो इसका सही जवाब है गति समय के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्पीड चेंज विथ टाइम, इसके फैक्ट देख लेते हैं। समान गति में वस्तु की गति स्थिर रहती है, त्वरण शून्य होता है, दूरी जो होती है गति समय के अनुसार तय होती है और गति समय के साथ नहीं बदलती है। और उदाहरण जो है, ट्रक जो सड़क पर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और ग्राफ में दूरी समय रेखा सीधी होती है। गलत कथन वही है जो गति बदलती बताता है। कौन सा प्लास्टेड पौधे को पीला, नारंगी या लाल रंग देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसका हम फैक्ट और सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट में रंग द्रव मौजूद होते हैं। ये पौधे के पत्ते, फूल और फल को रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देता है और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं और स्टार्च संग्रह करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। क्रोमोप्लास्ट कारोटीन और लाइकोपीन जैसे पिगमेंट्स रखते हैं और फलों और फूलों का आकर्षक रंग इन्हीं से आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रिज्म के बारे में सही कथन है, ठीक है। कथन दिए गए थे 4। तो इसका जो सही कथन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, निर्गत कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। निर्गत कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके जो फैक्ट हैं, प्रिज्म में प्रकाश अपवर्तित होता है। अपवर्तन के कारण निर्गत कोण अक्सर आपतन कोण से बड़ा होता है। और विचलन कोण प्रिज्म की आवृत्ति और अपवर्तन पर निर्भर करता है। रंगों का प्रिज्म से विखंडन होता है और हवा से प्रिज्म में प्रवेश पर प्रकाश की दिशा बदलती है। आपतन और निर्गत कोण हमेशा समान नहीं होते। यह नियम समान अपवर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन ये था, शुक्रवाहिनी का कार्य, फंक्शन ऑफ वार डिफेंस। शुक्राणु को वर्षण से अधिवर्षण और मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। मोटी पेशीय नली होती है ये, ठीक है। और रसखलन के समय सिकुड़कर शुक्राणु को आगे धकेलती है और पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। शुक्राणु परिवहन का मुख्य मार्ग है। वर्षण और अधिवर्षण के बीच कनेक्शन बनाती है और हार्मोन्स नियंत्रण रसखलन प्रक्रिया को सक्रिय करता है। अगला क्वेश्चन है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या मास नंबर ज्ञात कीजिए।
फाइंड द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन 11। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन 11। फाइंड द मास नंबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 23। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर 11 + 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ज्ञात करना था हमें। फाइंड द मास नंबर, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना था। ठीक है, तो हो जाएगा 23। और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में लगभग नगण्य होते हैं। और परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन, तो हो जाएगा 11। सोडियम Na का परमाणु क्रमांक है ये। सोडियम Na परमाणु है। ठीक है, और परमाणु संख्या तत्व की पहचान तय करती है। न्यूट्रॉन संख्या 12, इसलिए यह Na 23 हो जाएगा। आइसोटोप। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किसने किया? तो भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके हम फैक्ट देख लेते हैं। इसका फैक्ट जो है वो विक्रम-1 जो है वो स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया। किसने? स्काई रूट ने विकसित किया है। यह भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल है। ठीक है, यह क्या है? भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। ठीक है, और इसमें 3 स्टेज रॉकेट सिस्टम का उपयोग किया गया है। कितने सिस्टम का? 3 स्टेज रॉकेट सिस्टम का उपयोग किया गया है। यह छोटे सैटेलाइट लॉन्च के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह छोटे-छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इनका नाम किस पर रखा गया है? तो इसका नाम जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन है IAU ने हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटरों का नाम किस पर रखा? तो ये जो रखा गया था ये वालिया माला, तुम्बा, वेकला और वर्कला पेरियार के नाम पर रखा गया। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये सभी नाम जो हैं वो सभी स्थानीय भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों से जुड़े हैं। तुम्बा भारत का पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन है और वालियामाला में वालियामाला में इसरो की मुख्य सुविधाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि IIT दिल्ली ने किस प्रकार का उत्पादन विकसित किया? IIT दिल्ली ने किस प्रकार का उत्पादन विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने जो है वो एंटी मॉस्किटो डिटर्जेंट जो है विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। और इसके जो फैक्ट हैं, यह कपड़े धोने के साथ मच्छर रोधी सुरक्षा देता है। इसमें डीट जैसे हानिकारक रसायन नहीं हैं। यह 20 से 25 वाट तक प्रभावित रह सकता है। ग्रामीण एवं सैन्य उपयोग के लिए उपयोगी है और यह भारत में पहली बार विकसित तकनीकी है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर भारत किस देश के साथ बातचीत बढ़ा रहा है? तो ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर भारत जो है इंडोनेशिया के साथ बातचीत बढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है। और इसका ब्रह्मोस भारत रूस का संयुक्त उद्यम है। यह दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इंडोनेशिया अपने तटीय सुरक्षा के लिए खरीद में रुचि रखता है। इससे भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा। यह एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। इसके फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नेपाल के 100 रुपये के नोट पर क्या छापा जिससे विवाद हुआ? नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर क्या छापा जिससे विवाद हुआ? तो नेपाल ने विवादित मानचित्र जो है छाप दिया था। इसके कारण वहाँ पर विवाद हो गया, विवादित मानचित्र। तो नक्शे में भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। ठीक है, नक्शे में भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। यह कदम 2020 के नए राजनीतिक नक्शे से जुड़ा है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इससे दोनों देशों के संबंध में तनाव बढ़ा। नोट नेपाल राष्ट्र बैंक ने जारी किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि IMF ने भारत की राष्ट्रीय लेखा संख्याकी को कौन सा ग्रेड दिया? तो जो ग्रेड मिला था वो सी मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सी ग्रेड मिला था। IIM डेटा गुणवत्ता के कई पैमानों पर ग्रेड देता है। ग्रेड सी के माध्यम स्तर की विश्वसनीयता को दर्शाता है। भारत के GDP अनुमान को लेकर अक्सर बहस होती है।
सुधार की आवश्यकता के संकेत मिलते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि टैक्स टैक्स रैम्स योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? टैक्स रैम्स योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ये जो जुड़ी है वो कपड़ा से जुड़ी है, ठीक है। टैक्स रैम्स जो है कपड़ा से जुड़ी है। कपड़ा उद्योग में R&D और तकनीक को बढ़ावा देना है। MSME और स्टार्टअप को सहायता मिलेगी। भारत की टेक्सटाइल निर्यात क्षमता मजबूत होगी। या आत्मनिर्भरता भारत के लक्ष्यों से जुड़ा है, ठीक है। टेस्ला का भारत में ऑल इन वन सेंटर कहाँ खुला? तो ये जो खुला है ये गुरुग्राम में खुला है। यह सर्विस जो है सेल्स और एक्सपीरियंस सेंटर है। भारत में यू मार्केट एंट्री का संकेत है। संभवतः भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आ सकती है। भारतीय में ईवी इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और यह एशिया में टेस्ला के विस्तार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कि WPL 2026 नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो जो बनी हैं वो दीप्ति शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अब तक WPL में बेहतर प्रदर्शन किया। टीमों के बीच उनके लिए बड़ी बोली लगी। भारतीय महिला क्रिकेट का मूल्य बढ़ा। यह महिलाओं की फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। सुमित नागल ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? तो सुमित नागल ने हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया पब्लिक वाइल्ड कार्ड प्ले ऑफ है उसमें हिस्सा लिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री देता है। नागल भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हैं। एटीपी रैंकिंग में उनकी लगातार वृद्धि हो रही है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला फैक्ट यह है कि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्वालिफायर प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, असम ने एसटी दर्जा किसके सिफारिश की रिपोर्ट मंजूर की है? तो असम ने कोच, राजबोंगसी, मटक, मोरन, ताई, अहोम, चुटिया, चाय आदि के लिए एसटी दर्जा जो है वो मंजूर की है। इन 6 समुदायों को एसटी दर्जा देने की मांग लंबे समय से थी। इससे उन्हें आरक्षण और कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्य की जनसंख्या संरचना पर प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट विशेषज्ञ समिति ने बनाई थी। केंद्र सरकार का अंतिम मंजूरी देनी होगी, ठीक है। केंद्र सरकार को अंतिम मंजूरी देनी होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में जो है ओडिशा विधानसभा को संबोधित किया। द्रौपदी मुर्मू ने मूलतः उड़ीसा से हैं। यह उनके राष्ट्रपति बनने के बाद महत्वपूर्ण संबोधन है। सत्र के दौरान राज्य के विकास पर चर्चा हुई। यह विधानसभा का विशेष अवसर था। राष्ट्रपति ने राज्य योजनाओं और उपलब्धियों की सराहना की, ठीक है। दिल्ली सरकार कितने नए CAAQMS स्टेशन लगाएगी? तो दिल्ली सरकार जो है वो 6 लगाएगी, ठीक है। 6 स्टेशन लगाएगी। कंटिन्यूअस एवेंडेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इसका फुल फॉर्म है। ये रियल टाइम वायु प्रदूषण डेटा देते हैं। दिल्ली में IAQ लगातार गंभीर रहता है। नए स्टेशन प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेंगे। डेटा पब्लिक और सरकारी एजेंसियों के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन ये है कि नागपुर पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? तो नागपुर पुस्तक महोत्सव जो है वो महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, महाराष्ट्र में। इसके फैक्ट है, नागपुर महाराष्ट्र का प्रमुख शहर है। पुस्तक महोत्सव में लेखक, प्रकाशक और पाठक शामिल हुए। इसमें साहित्य चर्चाएं और कार्यशालाएं हुई। यह क्षेत्रीय साहित्य को बढ़ावा देता है। इसमें बच्चों के लिए विशेष सत्र भी आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि MF हुसैन को समर्पित लाह व कालम संग्रहालय कहाँ खुला? तो MF हुसैन को समर्पित लाह व कालम संग्रहालय जो है वो दोहा कतर में खुला। MF हुसैन भारत के महान चित्रकारों में से एक हैं। संग्रहालय में उनकी कला और जीवन से जुड़े कार्य प्रदर्शित हैं। कतर ने हुसैन को विशेष सम्मान दिया था। आधुनिक कला प्रेमियों के लिए यह बड़ा आकर्षक है। यह मध्य पूर्व में भारतीय कला को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आज की क्लास इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और जिनका भी सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो लोग क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर भेज दें ताकि जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनकी मदद की जा सके। ठीक है? सही जानकारी, सही क्वेश्चन, सही आंसर उनको दिए जा सके। स्मार्ट स्टडी का मतलब ही है स्मार्ट स्टडी कराना। तो स्मार्ट स्टडी तभी हो पाएगी जब सही क्वेश्चन, सही नॉलेज और सही जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर भेजें ताकि वीडियो के माध्यम से आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनकी मदद की जा सके। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।